जगत नाम का एक आदमी अकेले रहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह खुद ही खाना बनाता और अकेले ही बैठकर खाता। क्या भगवान, दुनिया में इतने लोग हैं मगर आपने मुझे एक भी लोग नहीं दिया जिसे मैं अपना कह सकूं। अब क्या आपसे शिकायत करूं? अब तो जो करना था आपने कर ही दिया। इतना कहकर जगत चुपचाप खाना खाकर उठ जाता है। चलो रे बाबा, अब काम पर निकला जाए, तभी तो 2 वक्त का भोजन भी मिल पाएगा। जगत अपनी साइकिल पर चादर रखकर घूम घूम कर चादर बेचा करता था। चादर ले लो, रंग बिरंगे बच्चों बूढ़ों सबको पसंद आए ऐसे चादर ले लो। कुछ लोग जगत को रोककर उससे चादर खरीदते थे। वाह, आज खाने का इंतजाम तो हो ही गया। चलो, ऊपर वाले, जितना निर्दयी मैं आपको समझता हूँ, आप उतने निर्दयी नहीं हो। दिन भर चिलचिलाती धूप में चादर बेच बेच कर जगत बहुत थक जाता है। उसे बहुत पसीना भी आ रहा था। ओह, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चादर बेचने चलता हूँ। जगत को भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। इधर कुछ खाने का सामान दिख रहा है, अब क्या करूँ, कुछ खा लूँ। जगत को एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। जगत उस ढाबे के अंदर जाता है। अरे भाई, कुछ खिलाओ बढ़िया सा, बहुत भूख लगी है। आज ढाबा खोलने में बहुत देरी हो गई है। अभी अभी ढाबा खोला है, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। आप कुछ घंटों बाद आइए। अरे, लगता है आज का दिन ही खराब है, यहाँ भी कुछ खाने को नहीं है। जगत गुस्सा होकर ढाबे से बाहर आ जाता है। क्या किस्मत है मेरी। वाह, चलो अब वापस चादर बेचने ही निकलता हूँ। लगता है आज खाना मिल नहीं पाएगा। जगत वापस अपनी साइकिल उठाता है और उसी धूप में चादर बेचने निकल जाता है। एक आदमी जगत को रोकता है। ओ चादर वाले भैया, जरा रुकिए तो। जी बोलिए। मेरी माँ कह रही थी उसे नई चादर चाहिए। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी माँ अपनी पसंद का इसमें से कोई चादर ले लेगी। जी क्यों नहीं, आप आगे चलिए, मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। जगत उस आदमी के साथ उसके घर आता है। माताजी, सभी बहुत अच्छे चादर हैं, एक भी बेकार माल नहीं है, आप देख लीजिए। जगत के कुछ चादर और बिक जाते हैं और वह पैसे लेकर खुशी से उनके घर से निकल जाता है। पैसा तो आज मिल रहे हैं, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो भूख भी ज्यादा बढ़ गई है। जगत आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ती है। उस कुटिया से बहुत स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। वाह, क्या महक है। आह, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा है। जगत उस सुगंध की ओर खींचता चला जाता है। उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी थी और इतनी स्वादिष्ट महक उसे रोक नहीं पाती है। वह कुटिया के पास आता है। कौन रहता है इस कुटिया में? आखिर इतना स्वादिष्ट व्यंजन कौन बना रहा है? जगत वहीं खड़े होकर उस सुगंध का आनंद लेने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया उस कुटिया का दरवाजा खोलती है। कौन आया है? क्या मेरा बेटा मोहन आया है? आ बेटे, देख तेरी पसंद की खीर बनाई है। अम्मा जी, मैं आपका बेटा मोहन नहीं, मेरा नाम जगत है। मैं तो इस खीर की महक से यहाँ खींचा चला आया। अच्छा, तू मोहन नहीं है? चल कोई बात नहीं, तू भी तो मेरे बेटे जैसा है। आ, अंदर आकर बैठ, अभी तुझे खीर परोस देती हूँ। जगत कुटिया के अंदर जाता है तो देखता है कुटिया में चारों तरफ लड़कों के कपड़े पड़े हैं। चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, तभी खीर दूंगी, वरना नहीं देने वाली। नहीं नहीं अम्मा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, आप जल्दी से मुझे खीर दे दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे ही मेरा बेटा मोहन भी करता था जब भी मैं खीर बनाती थी। अच्छा चल, आज तेरी बात ही मान लेती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया एक कटोरे में खीर निकाल कर लाती है और जगत को देती है। जगत खीर खाते ही कहता है, वाह अम्मा जी, क्या खीर बनाया है आपने, मजा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। जगत तुरंत सारी खीर चट कर जाता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, गरम है, मुंह जल जाएगा। अम्मा जी, ये देखिए, तुरंत खत्म कर दिया मैंने ये खीर। बैठ और लेकर आती हूँ। इस तरह बुढ़िया जगत को
मन भर की खीर खिलाती है। अब बस, अब और नहीं खा पाऊंगा। वाह क्या खीर थी। जगत खीर खाता है और पानी पीता है और वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है अम्मा जी कुटिया के बाहर लगातार देख रही हैं। क्या हुआ अम्मा जी, आप लगातार कुटिया से बाहर क्यों देख रही हैं? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रहता है आपका बेटा? पता नहीं, 4 साल से वापस आया ही नहीं। बोल कर गया था आएगा जंगल से लकड़ियाँ काट कर, मगर अभी तक नहीं आया। हर रोज उसका ही इंतजार करती हूँ। उसे खीर बहुत पसंद है, इसीलिए खीर बनाकर उसका इंतजार करती हूँ। जैसे ही आएगा उसे खीर खिलाऊंगी। क्या 4 साल से वो वापस नहीं आया और आप 4 साल से उसका इंतजार कर रही हैं? हाँ बेटा, यह सब देख रहे हो, कुटिया में जितने भी कपड़े हैं सभी उसके हैं। वह इसी तरह रख कर गया था, आएगा तो इसी तरह देखकर खुश हो जाएगा। बुढ़िया की बातें सुनकर जगत की आंखों में आंसू आ जाता है। जगत सोचता है अगर वह लकड़ियां काटने गया था तो अभी तक लौटा क्यों नहीं। इसका मतलब हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। अम्मा जी, आप भी मुझे अपना बेटा मान सकती हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी के चादर बेचने हैं। जा रहे हो बेटा? रुको जरा, मैं तुम्हें थोड़ी खीर दे देती हूँ, घर लेते जाना और खा लेना। जगत खीर ले लेता है। ये लीजिए अम्मा जी, ये चादर आप रख लीजिए मेरी ओर से। जगत घर आ जाता है और थोड़ा आराम करके रात का भोजन बनाने में लग जाता है। खीर भी खाना के साथ निकाल कर बैठता है। थोड़ा खीर खाता है, वैसे ही सामने पड़ा खाना बढ़ जाता है और डब्बे में से खीर भी नहीं खत्म होती। जगत के सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। वह सभी को खाना शुरू कर देता है और खीर निकाल कर खाता है, लेकिन खीर खत्म ही नहीं होती। अरे ये तो कोई जादुई खीर लगता है। खीर खाते ही इतने खाने आ गए और खीर भी नहीं खत्म हो रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। जगत पेट भर खाना खाता है। ये जरूर अम्मा जी का कमाल है, मुझे उनसे वापस मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन जगत अम्मा जी की कुटिया के पास जाता है। अम्मा जी, मुझे खीर इतना स्वादिष्ट लगा कि आपने मुझे जादुई खीर दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैसे तो कमा लूंगा और खाना भी अलग अलग तरह की खरीद कर खा लूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे प्यार करे ऐसे लोग की बहुत कमी है। क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी? आपका बेटा तो नहीं आया, आप मुझे ही अपना बेटा समझकर मेरे साथ रह लीजिए। यह सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। जगत उसे लेकर अपने घर आ जाता है। बेटा, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मुझसे मांगना, मैं जरूर तुम्हें वो चीज ला कर दूंगी। मगर अम्मा जी, आप ये सब कैसे कर लेती हैं? बेटा, मेरे पास कई प्रकार की जादुई शक्तियाँ हैं, वह उसी का परिणाम है। जगत अम्मा जी को प्रणाम करता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। रेशमा एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। रेशमा बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बापू मिश्री लाल ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था। वो रोज सुबह ही घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से उसका खर्चा चलाता था। लोगों के बहुत जोर देने पर भी मिश्री लाल ने दूसरा विवाह नहीं किया था। रेशमा 18 साल की हो गई थी। मिश्री लाल को उसके विवाह की चिंता होने लगी। रेशमा घर का सारा काम करती, फिर बापू को खिला पिलाकर पास के ही जंगल में अपनी गाय और बकरी को चराने के लिए ले जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में गई तो गाय और बकरी को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद अपने पसंदीदार पेड़ से पीठ ठिकाकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने अपनी खाने की पोटली निकाली और थोड़ा खाना और पानी उस पेड़ के पास रख दी। वो आंखें बंद करके बोली, हे वृक्ष देवता, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लेती हूँ। माँ कहती थी वृक्ष हमारी धरोहर है, उनसे प्यार करना चाहिए। वैसे भी मुझसे अकेले नहीं खाया जाता। आप भी तो भूखे होंगे ना। फिर वो पेड़ से
ढेरों बातें करती। ये उसका रोज का नियम था। फिर रेशमा ने खाना खाया और पानी पिया। अचानक उसके सामने पेड़ से एक गुलमोहर का फूल का गुच्छा गिरा। रेशमा ने जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से आवाज आई, इसको अपने घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा देना। फिर रेशमा बोली, तुम कौन हो और ये फूल मुझे क्यों दे रहे हो? फिर पेड़ बोला, तुम तो मुझे रोज खाना पीना देती हो, इतनी बातें करती हो और पहचानती नहीं हो। रेशमा खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, अरे तुम सच में मेरा बनाया खाना खाते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर बापू को बताती हूँ। वो गुलमोहर का पेड़ बोला, ना 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 ना, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच की है। समय आने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रेशमा ने कहा, ठीक है, किसी से नहीं कहूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। वो अपने जानवरों को हाँकते हुए घर आ गई। घर आते ही रेशमा आंगन में गई और उसने खुरपी लेकर गुलमोहर का फूल मिट्टी के नीचे दबा दिया और फिर आकर चुपचाप घर का काम करने लगी। जब मिसरी लाल आया तो बेटी को प्रसन्न चीत देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे आज क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। फिर वो बोली, कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही। खाना पीना खाकर वो सोने गई तो अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा कि जहां उसने गुलमोहर का फूल लगाया था, वहां उतनी ही देर में पौधा निकल आया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हुई तो उसे आंगन में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नन्हा पौधा पेड़ में परिवर्तित हो गया था। उसके नीचे परियों की रानी लग रही एक खूबसूरत परी सजे हुए एक तख्त पर विराजमान थी। उसके चारों तरफ सुंदर परियां और परिजात नृत्य कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई शहनाई और कोई सारंग। कुछ देर के बाद ही परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई और ढेर सारे खाने पीने का सामान आ गया। खाने की सुगंध से रेशमा को भी भूख लग गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल कर जाए। खाना पीना खत्म होते होते भोर हो गई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और गुलमोहर का पेड़ 2 भागों में दरवाजे की तरह खुल गया। सब लोग उसके भीतर समा गए। पलक झपकते ही वहां का नजारा ही बदल गया। रेशमा ठगी सी आंखें फाड़े देखती रह गई। चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह बापू की आवाज से नींद खुली। मिसरी लाल बोला, रेशमा जल्दी उठो, ये देखो हमारे आंगन में पेड़ कहाँ से आ गया और कितने सुंदर घड़े बने रखे हैं। क्या तुमने इसे बनाया है? वो आंखें मलते हुए उठी और बोली, नहीं बापू, मैंने तो घड़े नहीं बनाए हैं। वो भागकर आंगन में पहुंच गई। वहां करीब 10 घड़े बने रखे थे। उसने कहा, बापू चलो, अच्छा है ना, अब तुम्हें घड़े बनाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं घड़ों को बाजार में बेच दो। फिर मिसरी लाल ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं बाजार जाता हूँ, कुछ खिला दो पहले। वो हाथ मुंह धोकर रसोई में गई। वहां उसके बर्तनों में खूब बढ़िया गर्मा गर्म व्यंजन रखे थे। वो सोच रही थी, ये सारा खाना तो परिया मजे ले लेकर खा रही थी। उसके मन में बेचैनी हो रही थी कि बापू को कैसे सब कुछ बताए। लेकिन तभी उसे पेड़ की बात याद आ गई। उसने थाली लगाई और बापू के सामने रख दिया। मिसरी लाल खाना देखकर भौचक्का हो गए और बोले, अरे इतनी जल्दी तुमने इतना सब कुछ कैसे बना लिया? फिर रेशमा ने कहा, बापू रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए सुबह ही उठकर बना लिया था।
अब थोड़ा तुम भी खा लो। बापू के बाजार जाने के बाद वो झट से पेड़ के पास आ गई। पहले उसकी जड़ों में पानी डाला, पेड़ के नीचे सफाई की और 2 रोटी बनाकर पेड़ के पास रख दिया। फिर बोली। इसके बाद वो गाय और बकरी को लेकर जंगल में गई। रोज की तरह उसको चरने के लिए छोड़कर पेड़ के पास आई और पेड़ से लिपट गई। फिर बोली। गुलमोहर के पेड़, तुमने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया। फिर उस पेड़ ने बोला, अरे तुम भी हमारे साथ आकर हमारी दावत में क्यों नहीं शामिल हो गई? फिर रेशमा ने कहा, मुझे तो डर लग रहा था। फिर पेड़ ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आज रात को शामिल हो जाना। उसने जैसे ही खाने की पोटली खोली और पेड़ के पास रखने गई, पेड़ बोला, तुमने मुझे खिला तो दिया, अब खुद भी तो खा लो। रेशमा समझ गई कि ये पेड़ ही मेरे घर में रहने लगा है। उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद उठी और जानवरों को लेकर घर आई। रेशमा उस दिन बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर में सो गई। मिसरी लाल जल्दी ही घर आ गए और बोले, रेशमा, आज तो गजब हो गया। इन 10 घड़ों के 10 रुपए मिले। ये तो कोई जादू हो गया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि घड़े आए कहां से। तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है? फिर रेशमा बोली, नहीं बापू, मैं तो सो रही थी। रात में खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को रेशमा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन ली, जो बापू ने उसकी शादी के लिए सहेज कर रखते हुए कहा था, जब तेरी शादी होगी तब यही साड़ी पहनना। उसी को पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके खिड़की में खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में गुलमोहर का पेड़ दरवाजे की तरह खुल गया और उसमें से सभी परियां निकल आई। रेशमा ने देखा कि उन्होंने पेड़ से एक संदूक निकाला और परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई। तभी उस संदूक में से एक राजकुमार निकला। अब तो उससे रहा ना गया। वो भी आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर गुलमोहर के पेड़ के नीचे चली गई। राजकुमार अपलक उसकी तरफ देखता रहा। परियों की रानी आगे आई और उसने कहा, रेशमा, ये राजकुमार अभय है। इनको अपने लिए एक खूबसूरत और योग्य वधू चाहिए। तुम इनसे शादी करोगी? रेशमा ने शर्म और खुशी से अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छुपा लिया। सारे लोग हंसने लगे। वो बोली, मैं अपने बापू को बुला लाऊं? राजकुमार अभय बोला, अरे नहीं नहीं, चलो हम सभी तुम्हारे बापू के पास ही चलते हैं। मिसरी लाल को जैसे ही थोड़ी आहट लगी, वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में परियों की रानी, राजकुमार अभय और रेशमा ने प्रवेश किया। राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? मिसरी लाल ने कहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कौन हैं? और रेशमा, तूने ये साड़ी क्यों पहनी है? ये तो मैं तेरे विवाह में पहनने के लिए लाया था। फिर परियों की रानी आगे आई। उसने मिसरी लाल को बताया कि ये मधुपुर के राजकुमार अभय हैं। ये किसी परी के साथ बस 5 वर्ष से गुलमोहर के पेड़ में ही कैद थे। अब इनका श्राप समाप्त हो गया है। मिसरी लाल तो सब कुछ सुनकर अवाक हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी बेटी इतनी भाग्यवान है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक शहनाई बजने लगी और परियों की उपस्थिति में रेशमा का विवाह राजकुमार से हो गया। राजकुमार मिसरी लाल के पास आया और बोला, बापू, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। मिसरी लाल ने कहा, बेटा, जिस गुलमोहर की पेड़ ने इतना सब कुछ दिया है, अब उसी की देखभाल में आराम से जीवन कट जाएगा। आप लोग जाइए, बीच बीच में मिलने आ जाइएगा।
मैं भी कभी कभी मिलने आ जाऊंगा। रेशमा विदा होकर जाने लगी तो गुलमोहर के पेड़ से लिपट कर खूब रोई। फिर बापू के गले लग गई। वो चली गई थी। सब लोग जा चुके थे। मिस्री लाल का घर हवेली में परिवर्तित हो गया था। गुलमोहर का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था। रेशमा अक्सर अपनी बगधी में आती। बापू के लिए नौकर चाकर रखवा दिए थे। अब बापू को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सारे समय गुलमोहर के फूलों से नए नए पेड़ लगाते और उन्हीं की देखभाल में सारा समय बीत जाता। कुछ ही सालों में मिश्री लाल की हवेली को लोग गुलमोहर के बाग वाली हवेली के नाम से जानने लगे थे। गुलमोहर के जादुई पेड़ ने उसकी किस्मत बदल दी थी।